नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। जोशीमठ भूदसाव, जोशीमठ के डेंजर जोन होंगे खाली। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की रुकी भर्तियों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा 16 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। बिजली की बढ़ती मांग से शहरों में 2 घंटे और गांव में 4 घंटे कटौती। अतिथि शिक्षकों की मेरिट लिस्ट तैयार, भर्ती अगले हफ्ते से। पलायन रोकने को चेकबंदी और स्वरोजगार को प्राथमिकता। चार धाम यात्रा पंजीकरण इस बार जनवरी अंत से। सेब और कीवी के बगीचे लगाने पर 80% तक सब्सिडी देगी सरकार। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022 के लिए 7 जिलों में एक भी योग्य शिक्षक नहीं मिला। लाइनों पर लोड से सर्दी में बिजली का संकट। उत्तरायणी कौतिक ऊंचा पुल में 8 दिन रौनक। हल्द्वानी जीएसटी 16% वृद्धि, फिर भी ग्रोथ 19 राज्यों से कम। कोरोना और मास्क का विषय भी पढ़ेंगे आप स्कूली छात्र। गोला रेत खनन से रेत निकालने पर हंगामा। मई के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट। जोशीमठ भूमि आपदा, मुख्यमंत्री ने खुद संभाली सारे ऑपरेशनों की कमान। गुरुवार आधी रात के बाद जोशीमठ और भूदशा में फिर से तेजी आ गई। नगर का सैन्य क्षेत्र भी अब भूदसाव की जद में आ रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने नगर में एनडीआरएफ तैनात करने का आग्रह किया है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के काम में जुटे एजेंसियों को भी अगले आदेश तक जोशीमठ में तैनात रहने को कहा गया। वही धामी शनिवार को जोशीमठ जाकर भूदशा प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करेंगे। सीएम ने सचिवालय में शुक्रवार शाम जोशीमठ में भूदशा से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा सचिव प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा और गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार से जोशीमठ के ताजा हालात की जानकारी ली। सीएम ने संकटग्रस्त परिवारों के पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए। वहीं जोशीमठ में सेक्टर और जोन वार योजना बनाई जाए और वहां अविलंब आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। अपेक्षाकृत कम प्रभावित क्षेत्रों में ड्रेनेज प्लान तैयार कर काम शुरू किया जाए। धामी ने संभावित डेंजर जोन को चिन्हित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें सैटेलाइट इमेज सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। जोशीमठ के भूदसाव क्षेत्र के प्रभावित लोगों के स्थायी पुनर्वास के लिए भी सीएम ने जगह तलाशने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपलकोटी, गौचर आदि विभिन्न क्षेत्रों का आकलन किया जाए जहां प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जा सके। नगर में दरार आने का सिलसिला गुरुवार रात से फिर शुरू हो गया था। नाग, चुनार, मोहरबाग में 6 मकानों में चौड़ी दरारें आ गई। खेतों में आ रही दरार रोपवे के टावर नंबर 2 के पास पहुंच गई। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सिंहदार में जगह जगह दरारें आनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग कार्मिक विभाग के परामर्श के बाद रुकी भर्ती परीक्षाओं पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सबसे पहले पुलिस रैंकर भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। यूकेएसएससी ने 7 परीक्षाओं पर फैसला लेने से पहले कार्मिक विभाग से परामर्श मांगा था। शुक्रवार को कार्मिक विभाग ने आयोग को भेजी राय में कहा कि पूर्व की परीक्षाओं पर आयोग की फैसला करेगा। पत्र मिलने के बाद देर शाम अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की अध्यक्षता में आयोग के अफसर व सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें रुकी परीक्षाओं पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। मर्तोलिया ने बताया कि सबसे पहले पुलिस रैंकर भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आयोग के सूत्रों ने बताया कि 5 भर्ती परीक्षाओं पर कोई संचय नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत सहायक और वाहन चालक परीक्षा की आंतरिक स्तर पर फिर से पड़ताल कराई जा सकती है। उत्तराखंड शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेंगी। शुक्रवार को बोर्ड के सभापति आर.के. कुंवर की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक हुई। सभापति ने बताया कि 7/2023 में होने वाली हाईस्कूल की परीक्षा में 1,27,320 और इंटर में 1,32,110 परीक्षार्थी पंजीकृत है। 1,253 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं होंगी। 16 मार्च को इंटरमीडिएट का पहला पेपर होगा, जबकि 17 मार्च से हाईस्कूल परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। परीक्षा 6 अप्रैल तक चलेंगी। 15 से 30 अप्रैल तक मूल्यांकन केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का काम होगा। मूल्यांकन के लिए 30 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा से पहले होने वाले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा 1 से लेकर 28 फरवरी तक चलेंगी। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में बिजली की मांग में भी इजाफा शुरू हो गया है, जिसके चलते राज्य में बिजली सप्लाई का सिस्टम बिगड़ने लगा है। उत्तराखंड में बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर होने के कारण शहरों में सुबह शाम के समय 2 से 3 घंटे तक की कटौती शुरू कर दी गई है। साथ ही मैदान के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक की कटौती की जा रही है।
राज्य के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता के 929 रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक भर्ती होने जा रहे हैं। शिक्षा निर्देशालय ने मेरिट लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक आर.के. कौर के अनुसार इस लिस्ट को सभी जिलों को भेजा जा रहा है। अगले हफ्ते में भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों में रिक्त पदों को भरते हुए 5 दिसंबर को शिक्षा विभाग को 929 पदों पर अतिथि शिक्षक भर्ती की मंजूरी दी थी। मालूम हो कि वर्ष 2018 से तत्कालीन सरकार ने शिक्षकों की कमी को देखते हुए 5,434 अतिथि शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया था। कैबिनेट से विधिवत मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वर्तमान में प्रदेश में 4,105 अतिथि शिक्षक कार्यरत है। बाकी 1,300 पदों पर अतिथि शिक्षक भर्ती की मंजूरी ली जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने को राज्य सरकार चकबंदी और स्वरोजगार की योजना को प्राथमिकता देगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वरोजगार योजनाओं के लिए बैंकों से ऋण की प्रक्रिया में शिथिलता दिलाने का आग्रह किया। सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी ने पलायन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य से पलायन रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य योजना बनाने पर जोर दिया ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग, पर्यटन, कृषि व बागवानी को प्राथमिकता दी जा रही है जिससे रिवर्स पलायन हो। पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार अपनाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस.एस. नेगी ने बताया कि आयोग की ओर से शुक्रवार सरकार को अब तक 19 रिपोर्टें दी जा चुकी है। उधम सिंह नगर की रिपोर्ट भी जल्दी सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में लोगों का रुझान बढ़ा है। उन्होंने स्वरोजगार के लिए ऋण की प्रक्रिया सरल करने, मुख्य विकास अधिकारियों को मुख्य आजीविका अधिकारी का जिम्मा देने, बागवानी को बीज पौध की गुणवत्ता चकबंदी को विशेष प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है। आयोग के सदस्य दिनेश रावत ने फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सुरक्षितम उपाय करने और सीएम सौर स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने का सुझाव भी दिया। देहरादून सेब और कीवी के बगीचे तैयार करने के लिए सरकार 80% तक अनुदान देगी। यह अनुदान राशि अधिकतम 9.6 लाख रुपए तक होगी। राज्य में फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को जियो जारी कर दिया गया। राज्य में पहली बार किसानों को दिए गए सुझावों के आधार पर जियो में नए मानक शामिल किए गए हैं। सेब के बगीचों के लिए सरकार ने 3 मॉडल तय किए हैं। कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पहले मॉडल के तहत M9, M7 और अन्य सीरीज आदि क्लॉनिकल रूट स्टॉक आधारित इस पर प्रजाति के सेब बगीचों की स्थापना की जाएगी। दूसरे मॉडल के तहत M106, MM111 या अन्य सीरीज वाली रूट स्टॉक आधारित इस पर प्रजातियों के बगीचों की स्थापना होगी। तीसरे मॉडल के तहत सीडलिंग रूट स्टॉक आधारित अति सघन बगीचे विकसित किए जाएंगे। एक बगीचे पर 80% अथवा अधिकतम 9.6 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। बाकी 20% धन का इंतजाम किसान सहकारिता विभाग के दीनदयाल उपाध्याय किसान सहकारिता योजना से ब्याज रहित ऋण ले सकता है। जोशी ने बताया कि कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत में इस मिशन को चलाया जाएगा जिसमें कृषकों को 80% तक सब्सिडी मिलेगी जिससे बागवानी को इसका फायदा होगा। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022 के लिए चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर पर आ गई। कुमाऊं गढ़वाल मंडल जिले से चुने गए बेसिक और माध्यमिक स्तर के 22 शिक्षकों के नाम शिक्षा निदेशालय को भेजे गए। इन सभी शिक्षकों को 17 जनवरी को दून बुलाया गया। यहाँ सभी को अपने विशिष्ट कार्यों और उपलब्धियों को प्रमाण पेश करने होंगे। हर शिक्षक को 5-5 मिनट का वक्त दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने दोनों मंडलीय अपर निर्देशकों शिक्षकों की लिस्ट में भेजते हुए 17 जनवरी को दून माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साक्षात्कार सुबह 10 बजे शुरू होंगे। साक्षात पुरस्कार की प्रस्तावित सूची में बेसिक स्तर पर चमोली, युवसनगर, रुद्रप्रयाग से भी शिक्षक का नाम नहीं आया है। माध्यमिक स्तर पर पौड़ी, टेहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत का प्रतिनिधित्व भी शून्य है। माध्यमिक स्तर पर 7 जिलों में से केवल एक नाम दिया गया है। बेसिक में 4 जिलों में केवल एक शिक्षक की पुरस्कार की संस्तुति की गई है। उत्तराखंड में अभी तक 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण अप्रैल से शुरू होते जा रहे थे। दरअसल धामों के कपाट खोलने की तारीख का ऐलान होने के बाद अप्रैल के अंतिम सप्ताह से यात्रा के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू करने की व्यवस्था थी। पिछले साल पंजीकरण को लेकर महामारी की स्थिति रही, कभी सर्वर डाउन रहा तो कभी पोर्टल हैंग होने से दिक्कत पैदा हो रही थी। इस कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना पंजीकरण के उत्तराखंड पहुंच गए। पंजीकरण न होने के कारण ऐसे यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश में रोकना पड़ा। बाद में व्यवस्था बनाने के लिए पंजीकरण का कोटा बढ़ाना पड़ा। कुछ पंजीकरण इमरजेंसी के लिए रिजर्व रखने पड़े। इसके बाद भी दिक्कतें सामने आई। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बार पंजीकरण व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। इस क्रम में इस वर्ष के
से पंजीकरण जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू करने की तैयारी है ताकि नवंबर तक पंजीकरण शेड्यूल को व्यवस्थित किया जा सके। लेकिन पंजीकरण जल्द शुरू होने से लोगों का अपना प्लान बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। साथ ही पंजीकरण के अनुसार वे होटल, लॉज, धर्मशाला, टैक्सी की बुकिंग कर पाएंगी। कड़ाके की ठंड में घंटों बिजली कटौती होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन ऊर्जा निगम अलग अलग क्षेत्रों में कटौती कर रहा है। शुक्रवार को भी 2.5 घंटे तक घोषित रोस्टिंग की गई। इसके बाद भी दिन भर बिजली की आवाजाही का सिलसिला चलता रहा। विभागीय अधिकारी बिजली की मांग बढ़ाने को लेकर जिम्मेदार बता रहे हैं। घने कोहरे के साथ पड़ रही ठंड और बिजली की अघोषित कटौती लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। पिछले एक सप्ताह से बिजली की कटौती जारी है। अधिकारियों ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों ने गर्मी प्रदान करने वाले बिजली उपकरणों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इससे बिजली की लाइनों में फॉल्ट आ रहा है, जिसे ठीक करने के लिए कटौती की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई से संबंध निजी स्कूलों में छात्र छात्राएं कोरोना और मास्क जैसे विषय भी पढ़ेंगे। बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के लिए 7 नए स्किल विषय शुरू किए हैं, जिसमें डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर जैसे स्वरोजगार परक विषय शामिल है। वहीं 6वीं व 8वीं तक के स्किल विषयों में इस बार इम्यूनिटी एंड कोविड-19 मास्क मेकिंग, खादी को शामिल किया गया है। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को सर्कुलर जारी कर दिया कि कक्षा 6 से 12 तक पेश किए जा रहे विभिन्न कौशल विषय मॉड्यूल से संबंधित पाठ्य चर्चा, अध्ययन सामग्री, पाठ्यपुस्तक, नमूना प्रश्न पत्र और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के लिए सीबीएसई वेबसाइट की कौशल शिक्षा वेब पेज देखें। जीएसटी कलेक्शन के लिहाज से उत्तराखंड के लिए साल 2022 मिला जुला रहा। अप्रैल, मई, जून में रिकॉर्ड टू कलेक्शन के बाद अगस्त में कलेक्शन ग्रोथ शून्य और नवंबर में 1% में आकर ठहर गई। उधर साल के अंत यानी दिसंबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन में दिसंबर 2021 की तुलना में 16% वृद्धि तो हुई, मगर वृद्धि का 1% 19 राज्यों से भी कम है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में उत्तराखंड में 1,253 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ। दिसंबर 2021 में ये 1,077 करोड़ रहा, यानी कि 176 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ 16% रही। हालांकि यह बढ़ोतरी पड़ोसी राज्य यूपी 19, दिल्ली और सिक्किम 17, राजस्थान 24, बिहार 36 समेत 19 राज्यों में भी कम है। जीएसटी कलेक्शन के मामले में वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत उत्तराखंड के लिए अच्छी रही थी। अप्रैल 2022 में राज्य में 23, मई में 46, जून में 82 और जुलाई में 26 वृद्धि जीएसटी कलेक्शन में हुई थी। अगस्त में ये आंकड़ा अपने सबसे निचले पायदान यानी शून्य पर आकर रुक गया। सितंबर 2022 में 15 और अक्टूबर में 28 जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ हुई, लेकिन अगस्त की तरह एक बार फिर नवंबर में राज्य पर कर विभाग के लिए निराशा लेकर आया। गौला निकासी को लेकर शीशमहल खनन गेट पर हंगामा शुरू किया। विवाद की जानकारी पुलिस मौके में पहुंची। बाद में गौला से सिर्फ रेत की निकासी पर सहमति बनी। तय किया गया कोई भी वाहन आरबीएम नहीं निकालेगा। पहले दिन 92 वाहनों से रेत की निकासी की गई। एक परदेशी रॉयल्टी की मांग को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले खनन कारोबारी आंदोलन पर है। 2 माह बीतने के बाद भी खनन के करीब 7,000 वाहन शोपीस खड़े हैं। प्रशासन और सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी गोला से खनन निकासी नहीं हो पाई है। शुक्रवार को कुछ वाहन गौला से खनन निकासी के लिए पहुंच गए। जानकारी मिलने पर गौला खनन संघर्ष समिति के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। खनन निकासी को लेकर वाहन चालकों और समिति सदस्यों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। वाहन चालकों ने रोजगार का हवाला देते हुए खनन निकासी करने की बात कही। वह संघर्ष समिति मांग पूरी होने तक खनन निकासी नहीं करने की बात पर अड़ी रही। आखिरकार पुलिस की मौजूदगी में सिर्फ रेत की निकासी करने की बात पर सहमति बनी। पिछले दिन 92 वाहनों से निकासी हुई। इस दौरान हुए प्रदर्शन में संघर्ष समिति संयोजक रमेश जोशी, मनोज मठपाल, हेम दुर्गापाल, रमेश जोशी, जीवन कबड़वाल, हरीश पांडे, इंदर सिंह, कविंद्र कुरंगा, सुरेश आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने कोरोना काल के बाद हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं समय पर कराने, उत्तर पुस्तिका के बेहतर ढंग से जांचने, दोनों की कक्षाओं का रिजल्ट समय पर जारी करने शुरू कर दिया। शुक्रवार को परीक्षा तिथि जारी करने के बाद बोर्ड के अधिकारियों ने मई अंतिम सप्ताह तक हर हाल में परीक्षा परिणाम जारी करने की बात कही है। कोरोना काल में छात्राओं को पिछली कक्षाओं के अंकों के अनुसार रिजल्ट बनाया गया था, जिसमें अधिकांश बच्चे पास हो गए थे। अब वर्ष 2023 में बेहतर ढंग से परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया। बोर्ड के अपर सचिव ब्रज मोहन रावत ने कहा कि प्रदेश में 1253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना काल में परीक्षाएं कराने के केंद्र बढ़ाने पड़ गए थे। 2 पालियों में परीक्षाएं कराई गई थी। उन्होंने बताया कि इस बार 13 अप्रैल के बाद से ही रिजल्ट पर काम शुरू होगा। मई अंतिम सप्ताह तक हर हाल में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन केंद्रों पर अनुभवी शिक्षकों की तैनाती की जाएगी ताकि उत्तर पुस्तिकाओं को समय से जाँच की जा सके।
जोशीमठ में आई आपदा को लेकर सरकार हाई अलर्ट मोड में आ गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे ऑपरेशन की कमान खुद संभाल ली है। शुक्रवार देर रात तक सीएम ने अधिकारियों से जोशीमठ की स्थिति में सुरक्षा बचाव के हर मुमकिन कदम पर बारीकी से मंथन किया। सीएम ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि जोशीमठ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ होने वाले कार्यों को आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत कराया जाए, लोगों के आजीविका प्रभावित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम ने प्रभावितों की मदद के लिए एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ की पर्याप्त व्यवस्था करने व आवश्यकता पड़ने पर हेली सेवा का इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। कहा कि तत्कालीन एक्शन प्लान के साथ ही दीर्घकालीन कार्यों में भी लंबी प्रक्रिया को समाप्त करते हुए डेंजर जोन के ट्रीटमेंट, सीवर तट ड्रेनेज जैसे कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिसमें सरलीकरण त्वरित कार्रवाई सबसे बड़ा मूल्य मंत्र होगा। सीएम ने चिकित्सा उपचार की सभी सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर देते हुए कहा कि जरूरी होने पर एयरलिफ्ट की सुविधा का भी इंतजाम करें। मौके पर एसीएस राजा रतुड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव शैलेश बेगोली, सचिन कुर्वे, दिलीप सावरकर, पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ रिद्धिम अग्रवाल आदि मौजूद रहे। कोर्ट ने देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रोडवेज की भूमि में ग्रीन बिल्डिंग बनाने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए सरकार को ठोस प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस सुनवाई की अगली तिथि 10 जनवरी नियत की है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश एस.के. मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के खंडपीठ में हुई। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार को 2021 में रोडवेज के चेयरमैन रामास्वामी ने इस भूमि की कीमत करीब 200 करोड़ बताई थी। सरकार इस भूमि का करीब 114 करोड़ रुपये में अधिग्रहण कर रही है। कोर्ट इस मामले पूर्व में स्थगनादेश पारित कर चुकी है। सरकार की ओर से बिना स्थगनादेश खत्म हुए अधिग्रहण का ठोस प्रस्ताव पेश किया गया। रोडवेज एवं सचिव परिवहन की ओर से बिना प्रक्रिया का अनुपालन किए कार्रवाई की गई थी। खंडपीठ ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उत्तराखंड के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के सर्वोत्तम संसाधन और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके, इसके लिए राज्य में इंटरनेशनल एजुकेशन सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है। शिक्षाविद डॉक्टर षणमुगम महालिंगम ने शुक्रवार को इस मामले पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से वार्ता की। राज्यपाल ने कहा कि इंटरनेशनल एजुकेशन सिटी की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को शैक्षिक उन्नयन में मदद मिलेगी, जो उनकी क्षमता, शोध, अनुसंधान और शिक्षा को नए स्तर पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य, पर्यटन, फिल्म, योग, खेल और तकनीकी को इससे लाभ मिलेगा। इन सभी के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन सिटी गेम चेंजर साबित हो सकती है। राज्यपाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित उच्च अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी। शिक्षाविद डॉक्टर षणमुगम महालिंगम ने कहा कि इंटरनेशनल एजुकेशन सिटी के माध्यम से उच्च शिक्षा में आधुनिकीकरण और उसमें सकारात्मक परिवर्तन पर बल दिया जाएगा। देहरादून राजकीय शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित गढ़वाल मंडल कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षकों ने प्रधानाचार्य के 50% पदों में सीधी भर्ती का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से विभाग में सेवा दे रहे शिक्षकों के साथ अन्याय है। प्रधानाचार्य के खाली पदों को पदोन्नति से भरा जाए। राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी में हुई बैठक में शिक्षकों ने नई तबादला नीति का भी विरोध किया। शिक्षकों ने कहा कि विभाग में पारदर्शी तबादलों के लिए तबादला एक्ट बना है, लेकिन सरकार एक्ट के स्थान पर तबादला नियमावली बनाने जा रही है। एक्ट के स्थान पर नियमावली बनने से तबादलों में मनमानी होगी। बैठक में सहायक अध्यापक, एलटी के लेक्चरर के पदों पर पदोन्नति में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई गई।